बाजार गर्म हो जाता है। मोहल्ले के लोगों ने उसे एक डायन का दर्जा दे दिया था, जिसके बारे में मशहूर था कि वह किसी को भी अपने वश में कर सकती है। कुछ का तो यहाँ तक कहना था कि रेखा कई गलत कामों में शामिल है और उसने अपने बगीचे में जो सुंदर फूल लगा रखे हैं उनके नीचे उसने न जाने कितने लोगों की लाशें दफनाई हुई हैं। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है। अगले दिन जया और सुषमा अपनी माँ के घर पहुंचती हैं। उनके सामने गुप्ता जी की बेजान लाश पड़ी थी और तीनों इसी उधेड़बुन में थीं कि अब इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। जया और सुषमा अपनी माँ से पूछती हैं कि आखिर गुप्ता जी इतनी रात गए उनके घर आए ही क्यों थे। तब रेखा बीती रात का वह खौफनाक सच बताती है। उसने कहा कि कल रात गुप्ता जी अचानक दरवाजे पर आए। मुझे लगा कि उनकी बेटी की शादी होने वाली है, शायद उसी सिलसिले में कोई मदद या सामान मांगने आए होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला उनकी नीयत कुछ और ही थी। रेखा ने बताया कि गुप्ता जी ने उसे पकड़ने की कोशिश की और वह खुद को बचाते हुए अंदर भागी। गुप्ता जी उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। खुद की आबरू बचाने की इस जद्दोजहद में रेखा ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया। गुप्ता जी जमीन पर गिरे और उसी पल उनकी मौत हो गई। पूरी बात सुनने के बाद जया ने समझदारी दिखाते हुए कहा कि अगर रेखा ने यह सब कुछ अपने बचाव में किया है तो उसे जेल नहीं होगी, इसलिए उन्हें पुलिस के पास जाकर सब सच बता देना चाहिए। लेकिन रेखा इस बात से साफ इनकार कर देती है। उसका कहना था कि कॉलोनी में उसकी जो बदनाम छवि है उसे देखते हुए पुलिस उसकी बात पर कभी यकीन नहीं करेगी। सुषमा भी अपनी माँ की बात से सहमति जताते हुए कहती है कि पुलिस उनकी इस कहानी को नहीं मानेगी, इसलिए उन्हें खुद ही कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। तभी रेखा एक खतरनाक सुझाव देती है। वह कहती है कि कल वे लोग मिलकर गुप्ता जी की लाश को नहर में फेंक आएंगे, लेकिन सुषमा को इसमें भी खतरा नजर आता है। वह कहती है कि गुप्ता जी की पत्नी उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी और इससे बात बिगड़ सकती है। दृश्य बदलता है और हम गुप्ता जी की पत्नी को देखते हैं। सुबह सुबह वह अपने पति को घर में ढूंढ रही है। जब वह नहीं मिलते तो वह अनजाने में यही सोचती है कि शायद वह रोज की तरह जॉगिंग पर गए होंगे। इस बात से पूरी तरह बेखबर कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है, वह वापस अपने घर के रोजमर्रा के कामों में लग जाती है। हमें पता चलता है कि गुप्ता जी की एक बेटी गोल्डी है और एक बेटा है। गोल्डी की शादी तय हो चुकी है और पूरा घर उसी की तैयारियों में व्यस्त है। इस बीच गुप्ता जी की पत्नी बार बार अपने पति को फोन मिला रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। हारकर वह एक ऑडियो मैसेज भेजती है। मैसेज में वह कहती है कि वह जानती है कि कल रात उन दोनों के बीच हुए भारी झगड़े की वजह से गुप्ता जी नाराज होकर चले गए हैं, लेकिन वह उन्हें चेतावनी देते हुए कहती है कि वे जहां भी हों तुरंत लौट आएं, क्योंकि आज उनके बेटे के ससुराल वाले आने वाले हैं और शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। अगले ही दिन कहानी में महेश्वरी की एंट्री होती है, जो गुप्ता जी की पत्नी का भाई है। दिलचस्प बात यह है कि महेश्वरी और जया स्कूल में एक ही क्लास में थे। महेश्वरी मन ही मन जया को पसंद करता है, लेकिन जया के लिए वह हमेशा से सिर्फ एक दोस्त ही रहा है। परेशानी की बात यह है कि महेश्वरी अब पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन चुका है। पुलिस की वर्दी में उसे देखते ही जया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे डर सताने लगता है कि कहीं महेश्वरी को गुप्ता जी के गायब होने का असली सच पता न चल जाए। उसी रात गुप्ता परिवार ने घर में एक जगराते का आयोजन किया है, जिसमें पूरी कॉलोनी के लोग व्यस्त हैं। मौके का फायदा उठाकर रेखा के घर में तीनों औरतें लाश को ठिकाने लगाने की योजना बना रही हैं। इस बीच गुप्ता जी की पत्नी लगातार उनके फोन पर मैसेज और कॉल किए जा रही है। चूंकि फोन सुषमा और जया के पास है, वे सारे मैसेज पढ़ रही हैं। दूसरी तरफ गुप्ता जी की पत्नी को जब अपने मैसेज पर सीन टेक दिखता है तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि गुप्ता जी जानबूझकर उसके मैसेज पढ़ रहे हैं और उसे इग्नोर कर रहे हैं। रात के अंधेरे में जैसे ही रेखा, जया और सुषमा गुप्ता जी के शरीर को ठिकाने लगाने के लिए पैक करने लगती हैं, तभी एक ऐसा वाकया होता है जिससे तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अचानक गुप्ता जी जोर से छींकते हैं। यह देखकर तीनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि जिसे वे मरा हुआ समझ रही थी वह गुप्ता जी दरअसल जिंदा है। अब उनकी परेशानी और